हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं कारक के भेद। पिछले वीडियो में हमने अपादान कारक के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम संबंध कारक और अधिकरण कारक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संबंध कारक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह कारक वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं उनका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ को दर्शाता है। परिभाषा के माध्यम से समझिए। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्द का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ हो वह संबंध कारक कहलाता है। यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होगा वाक्य में, क्रिया के साथ उसका संबंध नहीं होगा, बाकी अन्य जो शब्द हैं उनके साथ में इसका संबंध होगा, तो वह संबंध कारक कहलाएगा। इस कारक का परसर्ग या कारक चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। काके की, रा, रे, री और ना, ने, नी ये कारक चिन्ह हैं। इनके माध्यम से हम इस कारक को पहचानते हैं। यहाँ काके की, रा, रे, री और ना, ने, नी का अलग अलग तरह से प्रयोग होता है। जैसे काके की का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, ये किसी संज्ञा किसी सर्वनाम आदि के साथ में नहीं आते हैं। रा, रे, री का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ में होता है, जैसे मेरा, मेरी, तेरा, तेरी। ना, ने, नी इनका प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के साथ में होता है, जैसे अपना, अपनी, अपने आदि। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम। तो देखिए, जो पहला उदाहरण है हमारा, रमेश का भाई आ रहा है। यहाँ रमेश संज्ञा शब्द है और जो दूसरा शब्द है भाई, तो यहाँ ये शब्द संबंध को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। अगले उदाहरण में देखिए, मोहन की पुस्तक। मोहन संज्ञा है, पुस्तक भी संज्ञा है, तो यहाँ मोहन संज्ञा शब्द से पुस्तक संज्ञा शब्द का संबंध दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ भी संबंध कारक है। तीसरे उदाहरण में देखिए, जयपुर के बाजार में बहुत भीड़ रहती है। जयपुर स्थान है, संज्ञा शब्द है, बाजार भी संज्ञा शब्द है, तो यहाँ संज्ञा शब्द के द्वारा अन्य संज्ञा शब्द का संबंध दर्शाया जा रहा है, इसलिए यहाँ भी संबंध कारक है। यहाँ का, के, की स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हुए हैं, किसी के साथ में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। चौथा उदाहरण देखिए, मेरा विद्यालय 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ विद्यालय का संबंध सर्वनाम शब्द के साथ में दर्शाया है। मेरा सर्वनाम शब्द है और विद्यालय संज्ञा शब्द है, तो यहाँ संबंध को दर्शाया जा रहा है, इसलिए संबंध कारक है। अगले उदाहरण में देखिए, मेरी पुस्तक। मेरी शब्द सर्वनाम है, पुस्तक संज्ञा है, तो यहाँ सर्वनाम के माध्यम से संबंध को दर्शाया जा रहा है, इसलिए यहाँ भी संबंध कारक है।
अगले उदाहरण में मेरे मित्र कल आएंगे। मेरे सर्वनाम शब्द है, मित्र संज्ञा शब्द है, तो यहाँ सर्वनाम शब्द के माध्यम से अन्य संज्ञा शब्द का संबंध दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर भी संबंध कारक है। अगले उदाहरण में अपना परिचय पत्र दिखाओ। यहाँ अपना शब्द जो है सर्वनाम शब्द है और परिचय पत्र जो है वो संज्ञा शब्द है, तो यहाँ संबंध को दर्शाया जा रहा है, अतः यहाँ भी संबंध कारक है। अगले उदाहरण में देखिए अपनी दुकान। अपनी शब्द सर्वनाम है, दुकान संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द का संज्ञा शब्द से संबंध दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर भी संबंध कारक है। इसी प्रकार से अगले उदाहरण में अपने रिश्तेदार अभी आ रहे हैं। अपने सर्वनाम शब्द है, रिश्तेदार संज्ञा शब्द हैं, तो यहाँ संबंध को दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ भी संबंध कारक हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि संज्ञा वाक्य में प्रयुक्त जो संज्ञा सर्वनाम शब्द है उसका संबंध अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से होता है, तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इसके बाद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का जो अर्थ होता है वो होता है आधार, यानी वाक्य में कोई क्रिया होती है तो वो क्रिया कहीं ना कहीं तो संपन्न होती है, चाहे वो उठना हो, बैठना हो, आना हो, जाना हो, रोना हो, धोना हो, तो क्रिया जहाँ संपन्न हो रही है वही उसका आधार है। परिभाषा के माध्यम से समझिए, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के आधार का बोध कराता है, यानी जिस शब्द से हमें ये पता लगता है कि क्रिया का आधार क्या है, क्रिया कहाँ पर संपन्न हो रही है, तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस कारक का परसर्ग या कारक चिन्ह जो है में और पर है। अब यहाँ जो क्रिया का आधार होता है ये 3 प्रकार का होता है, यानी जो क्रिया संपन्न होती है तो क्रिया का जो ये आधार है 3 प्रकार से होता है। पहला प्रकार है स्थान आधार। क्रिया का जो पहला प्रकार है वो है स्थान आधार। स्थान आधार से तात्पर्य है जब कोई स्थान बोधक शब्द क्रिया का आधार बने। जब कोई स्थान बोधक शब्द क्रिया का आधार बनता है, यानी क्रिया किसी स्थान पर संपन्न होती है, किसी जगह पर संपन्न होती है, तो उसे हम स्थान आधार कहते हैं। जैसे तोता पेड़ पर बैठा है। अब यहाँ पर बैठना क्रिया है, इस क्रिया का आधार क्या है, क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, पेड़ पर, तो ये स्थान आधार है, यानी यहाँ पर अधिकरण कारक है। दूसरे उदाहरण में देखिए, कमरे में टीवी चल रहा है। तो जो टीवी है वो कहाँ चल रहा है, कमरे में। तो क्रिया जो है चलना, इसका जो आधार है वो है कमरा, तो इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। मछलियाँ जल में तैर रही है। तैरना क्रिया है और ये क्रिया जो है कहाँ संपन्न हो रही है, इसका आधार क्या है, जल में, तो जल स्थान आधार के अंतर्गत है, तो यहाँ भी अधिकरण कारक हुआ।
उसके बाद जो क्रिया का दूसरा आधार होता है वो होता है समय आधार। समय आधार का मतलब है जब कालबोधक शब्द क्रिया का आधार बनते हैं, कालबोधक या समय सूचक शब्द क्रिया का आधार बनते हैं तो उन्हें हम समय आधार कहते हैं। जैसे उदाहरण सामने प्रस्तुत है, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। यहाँ पर 5 मिनट में समय बोधक है, काल बोधक है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। आने की जो क्रिया है उसका जो आधार है वो है 5 मिनट, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। दूसरे उदाहरण में देखिए, पवन 2 घंटे में अपना कार्य पूरा कर लेगा। कार्य पूर्ण करने यानी पूरा कर लेगा जो क्रिया है, पूर्ण करने जो क्रिया है उसका जो आधार है वो है 2 घंटे में। तो इसलिए यहाँ क्रिया का जो आधार है वो समय आधार है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। तीसरा जो आधार होता है वो है भाव आधार। भाव आधार से तात्पर्य है जब कोई क्रिया ही क्रिया का आधार बनती है, क्रिया से ही क्रिया का आधार बनता है, क्रिया का रूप ही क्रिया का आधार बनकर सामने उपस्थित होता है, तो वहाँ भाव आधार होता है। जैसे उदाहरण प्रस्तुत है, राकेश पढ़ने में तेज है। यहाँ पढ़ना जो क्रिया है वही आधार के रूप में प्रयुक्त हुई है, इसलिए पढ़ने में अधिकरण कारक है। अगला उदाहरण देखिए, राम भरोसी दौड़ने में बहुत तेज है। तो दौड़ना क्रिया है और ये क्रिया ही क्रिया का आधार बनी है, इसलिए यहाँ पर भी अधिकरण कारक है। तो याद रखिए, अधिकरण कारक में क्रिया का जो आधार होता है वही अधिकरण कारक होता है। यह आधार 3 प्रकार का होता है, समय आधार, स्थान आधार, भाव आधार। ध्यान रखने योग्य जो बात है आप सभी को वो ये है कि अधिकरण कारक में कभी कभी जो कारक चिन्ह होता है में और पर, तो कभी कभी में पर के स्थान पर, में पर के स्थान पर, के अंदर, के सामने, के भीतर, के ऊपर आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर अधिकरण कारक नहीं होगा। अगर में पर के स्थान पर, के अंदर, के सामने, के भीतर, के ऊपर आदि शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो भी वहाँ पर अधिकरण कारक होगा। जैसे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, कमरे के अंदर मेज रखी है। कमरे के अंदर, हम यूँ भी कह सकते हैं कमरे में मेज रखी है, लेकिन उसके स्थान पर आया के अंदर, फिर भी यहाँ पर अधिकरण कारक ही होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, विद्यालय के सामने मेरा घर है। यूँ भी कहा सकता है विद्यालय पर मेरा घर है, पर उसके लिए के सामने शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ अधिकरण कारक ही रहेगा। तीसरा उदाहरण, टेबल के ऊपर गिलास रखा है। यूँ भी कह सकते हैं टेबल पर गिलास रखा है, लेकिन पर के स्थान पर के ऊपर आया है,
तो यहाँ पर के ऊपर होने पर भी अधिकरण कारक है। तो याद रखिए, अधिकरण कारक में किसी आधार का होना जरूरी है, बिना आधार के क्रिया नहीं होगी। आशा करता हूँ आपको संबंध कारक और अधिकरण कारक समझ में आ गया होगा। यदि इसके बाद भी कोई समस्या रहती है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर आपको दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अंतिम कारक के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।